प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम जियोलॉजी की ब्रांच क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी से संबंधित टॉपिक बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म और कूटरूपिता यानी सूडोमॉर्फिज्म पर चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म समरूपता और बहुरूपता के बारे में हमने चर्चा की थी। पॉलीमॉर्फिज्म की चर्चा को एक बार फिर से रिमाइंड कराते हुए उसका रिवीजन एक बार फिर से आपके साथ इस वीडियो में मैं साझा कर रहा हूं और उसके बाद हम सूडोमॉर्फिज्म या कूटरूपिता पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले व्याख्यान में आपको बहुरूपता के बारे में बताया था, उसको एक बार पुनः स्मरण कराते हुए बहुरूपता के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे तत्व अथवा यौगिक को जिसकी रासायनिक संरचना यानी केमिकल स्ट्रक्चर समान हो, परंतु जो एक से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में पाए जाते हो, बहुरूपीय कहलाते हैं। यानी उनकी क्रिस्टल फॉर्म्स जो हैं वो एक से अधिक होती है, हालांकि उनकी रासायनिक संरचना एक समान होती है। हर एक क्रिस्टलीय आकृति के भिन्न भिन्न भौतिक गुण होते हैं तथा एक निश्चित क्रिस्टल संरचना होती है। बहुरूपों में परमाणु या आयनों की बनावट डिफरेंट होती है। हर एक आकृति की एक ही रासायनिक बनावट हो सकती है। एक बहुरूपीय पदार्थ में क्रिस्टलीय आकृतियों की जितनी संख्या होगी वह बहुरूपी उतना ही वर्णों का कहलाएगा। जैसा कि अगर हम देखें कि बहुरूपी पदार्थ द्विवर्णी, त्रिवर्णी या बहुवर्णी है, तो द्विवर्णी के उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो कार्बन को इसमें शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कार्बन दो रूपों में अर्थात डायमंड और हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है। कार्बन द्विवर्णी या द्विरूपी है। हीरे में एक कार्बन का परमाणु दूसरे 4 कार्बन परमाणुओं से गठित रहता है और सब बंध समान शक्ति के होते हैं। इस प्रकार डायमंड का एक बड़ा अणु बन जाता है। इसके विपरीत ग्रेफाइट में एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन परमाणुओं से गठित रहता है और इसके बंध सहसंयोजक बंध होते हैं। परमाणुओं की बनावट के फलस्वरूप प्लेनर शीट की बनावट बनती है। द्विरूपी का एक दूसरा उदाहरण कैल्साइट और एरोगोनाइट को भी हम ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने पिछले व्याख्यान में आपको बहुरूपता के बारे में जानकारी प्रदान की। उसका हमने यहाँ रिवीजन अभी आपके सामने एक बार फिर से रखा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये बहुरूपी होते हैं, ये पॉलीमॉर्फ्स 2 प्रकार के होते हैं। बहुरूपी का प्रथम प्रकार वह है जिसमें एक बहुरूपी खनिज दूसरे बहुरूपी खनिज में बदल जाता है। यह क्रिया प्रतिवर्ती यानी रिवर्सिबल होती है और भिन्न भिन्न तापमान और दबाव पर होती है। इस क्रिया को, जो कि रिवर्सिबल होती है और डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर के तहत होती है, उसे हम एनेंटियोट्रॉपी कहते हैं। एनेंटियोट्रॉपी यानी प्रतिपरिणामी क्रिया। इस प्रकार के बहुरूपी को उदाहरण के तौर पर क्वार्ट्ज और ट्रिडिमाइट के आधार पर हम समझा सकते हैं। 867 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्वार्ट्ज जो है ट्रिडिमाइट में बदल जाता है। बहुरूपी का जो दूसरा प्रकार है उसे हम एकरूपिता या मोनोट्रॉपी कहते हैं। पहला जो था वो प्रतिपरिणामी या एनेंटियोट्रॉपी था, दूसरा है एकरूपिता यानी मोनोट्रॉपी। यह एक निश्चित तापमान और दबाव पर अपरिवर्तित रहता है। एकरूपिता बहुरूपी में एक आकृति हमेशा अस्थिर और दूसरी आकृति स्थिर होती है। अस्थिर आकृति हमेशा स्थिर आकृति में बदल जाती है
परंतु स्थिर आकृति अस्थिर आकृति में नहीं बदल सकती जब तक कि उसकी संरचना पूर्णतः नष्ट नहीं हो जाती। उदाहरण के तौर पर पायराइट और मार्केसाइट, जिसमें मार्केसाइट पायराइट में परिवर्तित हो सकता है परंतु पायराइट मार्केसाइट में परिवर्तित नहीं हो सकता। क्रिस्टल के एक बहुरूप से दूसरे स्थिर बहुरूप में बदलने की गति बहुत धीमी या बहुत तेज हो सकती है और कभी कभी इनके बदलने की क्रिया में परमाणु या आयनों के बंध टूटते नहीं परंतु मुड़ जाते हैं। उदाहरणतः लोअर क्वार्ट्ज से हाई क्वार्ट्ज या लोअर लूसाइट से हाई लूसाइट। अधिक तापमान में बनने वाले बहुरूप कम तापमान पर स्थिर नहीं रहते, इनके बदलीकरण से बंध टूट जाते हैं। परमाणुओं का धीमी गति से पुनर्विन्यास होता है। इस प्रकार की बदलने की क्रिया को पुनर्निर्मित कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्वार्ट्ज से ट्रिडिमाइट से क्रिस्टोबैलाइट। अधिक तापमान में बना हुआ बहुरूप में कम तापमान में बनी बहुरूप की अपेक्षा खुला गठन होता है, इसके फलस्वरूप इनका घनत्व कम होता है। तो ये इस प्रकार से हमने आपके साथ बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जानकारी साझा की। विद्यार्थियों, पहले व्याख्यान में भी आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया था और उसके साथ आइसोमॉर्फिज्म समकार्तिका के बारे में भी बताया था। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के बाद अब हम तीसरी प्रकार की जो एक्टिविटी है जिसे हम सूडोमॉर्फिज्म बोलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सूडोमॉर्फिज्म यानी कूटरूपिता। जब कोई खनिज बिना अपनी पूर्व आकृति बदले किसी अन्य खनिज में बदल जाता है तो ऐसे खनिज को कूटरूप या सूडोमॉर्फ कहते हैं तथा इस घटना को कूटरूपिता या सूडोमॉर्फिज्म कहा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। प्रथम प्रकार में रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर कैल्साइट का एरोगनाइट में प्रतिस्थापन हो जाना, जबकि दूसरे प्रकार में या तो नए तत्व जुड़ते हैं या पूर्ण रूप से पूर्व में से विलग हो जाते हैं। अर्थात इनमें रासायनिक परिवर्तन तो होता है परंतु आकृति नहीं बदलती। कूटरूप या सूडोमॉर्फिज्म की जो प्रक्रिया है निम्नलिखित विभिन्न क्रियाओं से बनते हैं। नंबर एक खनिज की इंक्रस्टेशन यानी पपड़ी दूसरे खनिज के क्रिस्टल पर जमने से, यानी एक खनिज की जो पपड़ी है वो किसी दूसरे अन्य खनिज के क्रिस्टल पर जमने से भी ये कूटरूपता आ जाती है। उदाहरण के तौर पर क्लोराइड के ऊपर क्वार्ट्ज की पपड़ी जम जाना। दूसरा जो प्रकार है किसी खनिज की पूर्व निर्मित गुहिका यानी कैविटी में किसी नए खनिज के घोल का अंत स्पंदन यानी इन्फिल्ट्रेशन हो जाना। कोई एक खनिज है उसमें कोई पहले से ही कैविटी बनी हुई है और उस कैविटी में कोई एक नया खनिज का घोल उसमें इन्फिल्ट्रेट होकर जम जाता है, तो इस प्रकार से भी उसमें कूटरूपिता या सूडोमॉर्फिज्म डेवलप हो जाता है। तीसरा जो प्रक्रम जिसके द्वारा ये हो सकती है, पूर्व खनिज के अणुओं का नए खनिज के अणुओं द्वारा प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट। यह प्रक्रिया अति मंद गति से होती है और नया खनिज पुराने खनिज से विस्थापित होने के पूर्व ही निक्षेपित होने लगता है। यह इस प्रक्रिया का विशेष है। चौथा जो प्रकार है जिससे ये कूटरूपता या सूडोमॉर्फिज्म होती है उसमें जिसे हम अल्ट्रेशन कहते हैं परिवर्तन, इसमें पूर्व खनिज के रासायनिक संगठन में क्रमशः परिवर्तन होकर नया खनिज बन जाता है। उदाहरण के तौर पर ओलिविन का सर्पेंटाइन में बदल जाना। तो इस प्रकार से हम ये सूडोमॉर्फिज्म को समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इन पिछले व्याख्यान और इस व्याख्यान में मिलाकर मैंने आपको आइसोमॉर्फिज्म, सूडोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जानकारी प्रदान की। ये खनिजों के विशेष गुण हैं जो विभिन्न उदाहरण के द्वारा आपको समझाए गए। विद्यार्थियों, कोरोना 19 के इस महामारी के दौर में
अब खबरें आने लगी हैं, सुखद खबरें। बहुत जल्दी से वैक्सीनेशन जो कि इंग्लैंड, रूस, अमेरिका इत्यादि देशों में प्रारंभ हो चुका है, भारत में भी उम्मीद है बहुत शीघ्रता से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। लेकिन जब तक दवाई नहीं, इसके बारे में, सुरक्षा के बारे में कोई ढिलाई नहीं। राज्य सरकार की गाइडलाइंस का अक्सर से हम पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क है अभी बहुत ज़रूरी, अपना आप को सैनिटाइज करें। और घर पर रहकर जो पढ़ाई आपको हम ई प्लेटफॉर्म्स के जरिए करा रहे हैं, उसको अनवरत जारी रखें। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उन्हें देखें, सुने, पढ़ें, समझें और अपने नोट्स बनाएं। और आपके कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप में जो इन ई कंटेंट्स को आपके साथ साझा किया जा रहा है, उन्हें देखकर अपने नोट्स बनाएं। असेसमेंट में जो प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करें और घर बैठे अपने पढ़ाई को अनवरत जारी रखें।